हेलो गाइस, वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। तो गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन से एक क्वेश्चन। तो शुरू करने से पहले गाइस, फटाफट से सबसे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि हमारी जितने भी आपको वीडियोस दी जाती हैं, आपको उन सब की पीडीएफ्स वहाँ पे मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की भी, ये जो मेंस हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते हैं इसकी भी, और एक हमारी प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस सीरीज चलती है उसकी भी आपको वहाँ पे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी और वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। और गाइज, जो बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनके लिए गाइज, आप हमारे यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हम आप लोगों के लिए कराते हैं, आप उनको रेगुलरली फॉलो कीजिए। आपको आई गारंटी यू, आपको और कहीं बाहर से करंट अफेयर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम में हमारे करंट अफेयर्स से बाहर से कहीं से भी कुछ पूछा नहीं जाएगा। और गाइज, हमारा जीएस का भी बैच ज्वाइन कीजिए आप, जिसमें आपको जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है। और झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं, खुद पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा बैच है गाइज। अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे और झा सर की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। और गाइज, हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक कर रहे हैं, करेंगे और आपको मिस्टेक्स बताएंगे, इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और उसी के साथ साथ आपको सैम्पल आंसर भी दिए जाएंगे और उनका वीडियो लेक्चर भी दिया जाएगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज़, बहुत अच्छा बैच है ये, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज़। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए तो इन बैचेस को एनरोल ज़रूर कीजिएगा। और ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप पे आपको कोर्सेज़ की डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप गाइज़ कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उत्तर पश्चिम भारत के कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन गाइज GS1 ज्योग्राफी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो गाइज, जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि डिस्कस द फैक्टर्स, मतलब आपको फैक्टर्स बताने हैं, किसके कारक की बात की जा रही है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कृषि से उत्पादक होके जो हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, उनको यूज़ करके, मतलब वो जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका यूज़ करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, वेरियस चीज़ें बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उनका स्थानीयकरण ऐसी इंडस्ट्रीज़ का क्यों किया गया है, उसके क्या कारक हैं, क्या फैक्टर्स हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया होगा। सो गाइस, अब जो हम इसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेस्ट पॉइंट्स मिलेंगे, तो आप अपने पास उनको क्लब करके रखिएगा। ये आपको ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गाइस बहुत ज़्यादा अभी हॉट टॉपिक है और ये बहुत बार हमें न्यूज़ में भी देखने को मिलता है, तो इसको टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो नो डाउट एग्रो बेस्ड जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या एग्रीकल्चर को या इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है, इसमें कहीं ना कोई क्वेश्चन फ्रेम करके आपसे ज़रूर पूछा जाएगा और वहाँ पे आप ये पॉइंट्स को क्लब कर सकते हैं। आपके लिए एक मार्क्स गेनिंग पॉइंट होगा यहाँ पे गाइज, ठीक है। तो और अगर गाइज आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपने अगर अपने पास अपने आंसर में लिखे हैं तो वो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइज अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे गाइज, तो पॉइंट ऑफ फोकस क्या है हमारा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, किस पे बेसिस पे, एग्रो बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फूड प्रोसेस करना, उसके उद्योग। तो हम उसके बारे में गाइज इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करेंगे
बताएंगे कि क्या होती है और किस तरीके से इंडिया में वो अ, उसका काम हो रहा है, किस तरीके से बेनिफिशियल है, राइट। उसके बाद हम अपने मेन पार्ट में जो हमसे पूछा गया फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, एंड में कंक्लूड करते हुए हम अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो गाइज, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को हम सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं, ठीक है। सनराइज मतलब सूर्योदय की उगती हुई है, बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज़। अब क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एग्रीकल्चर, कृषि से जो हमें उत्पादक होता है, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, उनके उसमें वैल्यू ऐड करके बनाते हैं, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का काम होता है। जैसे कि एक नॉर्मल से एग्जांपल से लेते हैं, फॉर एग्जांपल गाइज, हम टोमेटो लेते हैं, टमाटर है। क्या टमाटर को हम बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं? नहीं रख सकते। हफ्ते में 10 दिन में वो सड़ने शुरू हो जाएंगे, या वो होते ना कि नरम हो जाते हैं, पिलपिले होने शुरू हो जाते हैं, तो वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, उनकी इतनी यूटिलिटी नहीं रहती। क्या अब एक फार्मर हफ्ते से 10 दिन में अपने जितनी उसकी, मान लीजिए वो टमाटो उगा रहा है, टमाटर की उगाई कर रहा है, टमाटर बो रहा है, क्या वो सारे के सारे सेल कर सकता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसके सारे के सारे टमाटर्स विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम कि वो टमाटर अच्छी कंडीशन में रहे और वो सेल कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, ये क्या करती हैं, वो जो टमाटर बच जाते हैं फार्मर्स के पास, या जो टमाटर थोड़े से नरम हो जाते हैं, बेल की कोई उनको ख़रीदता नहीं है, नरम हो जाते हैं, थोड़े थोड़े पिलपिले हो जाते हैं, वो उन टमाटरों को किस तरीके से यूज़ करते हैं, लाइक सॉस बनाने में उसका यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि फार्मर्स को जो लॉस होता है वो भी बच जाता है, और फार्मर्स की इनकम भी होती है, और उसी के साथ साथ जो वेस्टेज है फूड प्रोडक्ट का वो भी नहीं होता, वेस्टेज होने से बच जाता है, क्योंकि वो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वो उसका यूज़ करके टोमेटो सॉस बना रही है। या अगर पोटैटो है, आलू अगर सारा नहीं बिक रहा है, तो आलू भी क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो आलू भी गलने लग जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, तो वो आलू की वो चिप्स बना देंगे, पोटैटो चिप्स बन जाएंगी उसकी। तो क्या वो यूटिलिटी होती है। तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का काम होता है कि जो एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल्स हैं उसको उसमें वैल्यू बढ़ा देना, ठीक है। और ये वैल्यू वो इस तरीके से कर देता है कि वो प्रोडक्ट भी मार्केटेबल हो जाए। जैसे कि हमने टमाटर की बात करी, अब टमाटर सेल नहीं हो रहे हुए थे, ठीक है, मान लीजिए 10 किलो टमाटर बच गए। अब वो 10 किलो टमाटरों की क्या करी, टोमेटो सॉस बना दी। अब क्या वो टोमेटो सॉस सॉस एक ऐसा प्रोडक्ट बन गई ना जो बेचा जा सकता है, और वो ख़राब भी नहीं होगा, ठीक है, इजी टू यूज़ है, एडिबल प्रोडक्ट है, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है, और इजी टू यूज़ है, बहुत अच्छे से यूज़ की जा सकती है, बहुत आसानी से, कुछ करना ही नहीं है लोगों को। तो इस तरीके से वो क्या करता है, वैल्यू ऐड करता है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो 32% देखने को मिलती है हमें, कंट्री की पूरी जो खाद्य मार्केट है, फूड मार्केट है, ठीक है। और ये एक लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज है, और अगर हम प्रोडक्शन कंजम्पशन में बात करें तो 5वें नंबर पे हमें इंडिया देखने को मिलती है, और एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के आने से, उसकी ग्रोथ से एक्सपोर्ट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, राइट। तो अब इसके फैक्टर्स हमें क्या बात करनी है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के उसमें बात करनी है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही इसका स्थानीयकरण किस लिए किया गया है, या वहाँ पे क्यों हुआ है। तो हमें उसके फैक्टर्स बताने हैं। फर्स्ट इज जोग्राफी, भूगोल, कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर हम एरिया की बात करें, रीजन की बात करें वहाँ की, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्रो क्लाइमेटिक जोन देखने को मिलता है, मतलब कि जो कृषि के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। वहाँ की जो सॉइल है वो उसकी उपजाऊ मिट्टी है, फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। अनड्यूलेटिंग प्लेन्स है, लहरदार मैदान हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो वहाँ बहुत सारे क्रॉप्स सपोर्ट करती है वो लैंड, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की मिट्टी, ठीक है। वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, तो बहुत सारा रॉ मटेरियल वहाँ पे मिल जाता है, देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे उपज भी अच्छी होती है और अच्छी क्वालिटी की होती है, तो ज़्यादा रॉ मटेरियल देखने को मिलता है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ अच्छे से वहाँ पे फ्लरिश कर पाती हैं, राइट। फिर हम बात करें रॉ मटेरियल, कच्चा माल की,
नॉर्थ वेस्ट जो एरिया हमें देखने को मिलता है वहाँ पे अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल्स वहाँ पे हमें एक ही जगह पे या एक ही एरिया पे सराउंडिंग रीजन्स में देखने को मिलते हैं। चाहे हम वहाँ पे सीरियल्स की बात करें, अनाज की, ठीक है, फल है, सब्जियाँ हैं या लाइव स्टॉक है, तो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं ना कि जब हम एक इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो जो हमें रॉ मटेरियल जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे लेबर है, वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लेबर होनी चाहिए, और जो हमारी इंडस्ट्री को रन करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो होने चाहिए आसपास, तो वहाँ पे हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। तो इसीलिए नॉर्थ वेस्ट रीजन चूज़ किया जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे उनको ये बहुत सारे तरीके के रॉ मटेरियल्स की, अनाज है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, लाइव स्टॉक है, वो सब उनको पर्याप्त मात्रा में मिलता है। राइट। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे पंजाब की बात करें तो पंजाब में 17%, 17% चावल देखने को मिलता है सिर्फ पंजाब में, ठीक है। 11% गेहूँ देखने को मिलता है वहाँ पे, उसकी उत्पादकता अकेले पंजाब में ही हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए वहाँ पे बहुत अच्छी, और लाइव स्टॉक भी जो है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी वहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है। जो हम पशुधन की बात करते हैं तो इसीलिए वहाँ पे दूध भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, दूध बहुत ज़्यादा मिलता है, जिससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश कर पाती हैं। राइट। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम उस नॉर्थ वेस्ट एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, अच्छे से जुड़ा हुआ है, वेल कनेक्टेड है, ठीक है। सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी कि जो वहाँ पे बिजली होती है, बिजली वहाँ पे जो मिलती है उस पर भी सब्सिडाइज्ड है, सरकार उस पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे बहुत अच्छे से है, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ पे अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल भी देखने को मिलता है और भाखड़ा नंगल डैम भी हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ वहाँ पे वेयर हाउसिंग और स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती है, जो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ है, या हम बात करें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, उनके लिए वेयर हाउसेज होना, स्टोरिंग फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे उनको ये फैसिलिटी भी भरपूर मात्रा में मिल जाती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटल होने की डिज़ायर रखती है और वहीं पे जाके सेटल होती हैं। राइट। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि विपणन। अब क्या होता है कि जैसे एग्रीकल्चर से, कृषि से, मान लीजिए जैसे हमने टमाटर का एग्जांपल लिया कि अब टमाटर बच गए तो फार्मर ने क्या कर दिया, फार्मर से उन इंडस्ट्री ने, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उन्होंने वो टमाटर परचेज कर लिया और टमाटो सॉस बना दिया। अब उन्होंने जब वो बना दिया तो उसको वो मार्केट भी तो करेंगे, बेचेंगे भी तो सही। तो एक बहुत अच्छी मार्केट भी साबित होता है नॉर्थ वेस्ट रीजन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि वहाँ से वो एक एक्सपोर्ट जोन है, वहाँ से इजीली एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड मंडीज या एपीएमसी जो मार्केट्स हैं वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और अच्छी वहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिससे कि वो अपना प्रोडक्ट जो है, जो वो बना रहे हैं एग्रीकल्चर के, उससे एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट से जो वो अपना बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से उनका बिक जाता है। तो बिकेगा प्रॉपर तरीके से तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है मार्केट के बेसिस पे भी। राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति, कि जब हम वहाँ के समाज की बात करें या इकोनॉमी की बात करें वहाँ के लोगों की, तो वो बहुत अच्छी है। किस तरीके से, जैसे कि सोसाइटी की हम बात करें तो लोगों में वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, मतलब साक्षरता दर अच्छा है, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं ज़्यादातर, इलिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं प्रिवेल करती, वहाँ पे लिटरेसी रेट अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं काफ़ी अच्छे, ठीक है। उसमें क्या है, अब लोग पढ़े लिखे हैं तो उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी भी है, ठीक है। तो उसी के साथ साथ वित्तीय साक्षरता भी है। तो एक अच्छा बैंकिंग नेटवर्क उनको देखने को मिलता है वहाँ पे, जो बैंक्स वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश्ड हैं, अगर वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं बैंक्स के द्वारा दी जाती हैं वो भी बहुत अच्छे से प्रोवाइडेड हैं वहाँ पे। तो उनको क्या होता है, बैंक की फैसिलिटीज़ अच्छे से मिल जाती हैं, तो उनको वहाँ पे अगर लोन चाहिए होता है तो वो भी मिल जाता है, या फिर अगर उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए तो उनको वो मिल जाता है, जिससे कि ये इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती हैं।
ठीक है, ये अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से कर पाती हैं। तो इसीलिए उनको अच्छे से जो क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है, तो वहाँ का वो जो कंडीशन है, स्टेटस अच्छा है, वो इनको कहीं ना कहीं बेनिफिट करता है, राइट। नेक्स्ट इज पॉलिसी सपोर्ट, नीति समर्थन। अब नीति समर्थन में क्या चीज़ है, देखिए, द पंजाब गवर्नमेंट ऑपरेट्स एन एग्रीकल्चरल मेगा प्रोजेक्ट पॉलिसी टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे पंजाब सरकार की बात करते हैं, तो पंजाब सरकार क्या करती है, एक कृषि का मतलब एग्रीकल्चर के उसमें एक बड़ा मेगा मतलब बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चला रही है। ऐसी पॉलिसी प्रोजेक्ट की पॉलिसी लेकर आई है जिसमें कि वो क्या करते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बढ़वाने की कोशिश करते हैं, बढ़वाने में वो अपनी सहायता प्रदान करते हैं। उसी के साथ साथ जो लार्ज लैंड होल्डिंग्स है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, परमिशन टू सेटअप प्राइवेट सब ई मार्केट्स, अमेंडमेंट टू APMC एक्ट एक्सेट्रा हैव एनेबल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन टू फ्लरिश। उसी के साथ साथ क्या है, जैसे कि अब मान के चलिए कि कहीं पे जो एग्रीकल्चर है बहुत छोटे छोटे से खेत कटे हुए हैं। अब वो छोटे छोटे कटे हुए हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि हर किसान, मान लीजिए एक किसान के पास बहुत छोटा सा खेत है, तो वो जो छोटा खेत है तो वो उसमें कम ही बुआई कर पाएगा, कम ही उगा पाएगा कोई चीज़। जब वो कम उगा रहा है तो वो उसको ज़्यादा बेच देगा ना, कम है तो वो तो उसके आराम से बिक जाएगी। तो क्या वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को दे पाएगा बनाने के लिए रॉ मटेरियल? नहीं दे पाएगा। तो क्या है कि पंजाब की या फिर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट एरिया की, तो वहाँ पे लार्ज लैंड होल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं किसानों के पास। ठीक है, तो वो बड़ी ज़मीनों में क्या होता है, ज़्यादा उगा पाते हैं, वो ज़्यादा उनकी उपज होती है। ज़्यादा उपज होने में वो कुछ मार्केट में सेल कर देते हैं, कुछ वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बहुत जल्दी मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स ऐसा डिले करने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजीली जो है, जो भी उनके स्टेप्स होते हैं वो इजीली क्लियर हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी उनका काम हो जाता है। वहाँ पे उनको ज़्यादा डिटेलिंग में मतलब ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में ज़्यादा टाइम उनको अपना वेस्ट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट इज परमिशन टू सेटअप प्राइवेट सब ई मार्केट्स। अब उनको ये भी परमिशन दी गई है, ये भी इजाज़त दी गई है उनको कि वो अपने प्राइवेट एक ई मार्केट बना सकते हैं, सब ई मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बना सकते हैं अपने फूड को, जो वो प्रोसेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल से, एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल से, वो उसको सेल कर सकें। ठीक है, तो अब उनको वो परमिशन दे दी जाती है, तो उनका क्या होता है, प्रॉफिट उनको ज़्यादा होता है क्योंकि वो वहाँ पे अच्छे तरीके से अपना मार्केट एक्सपैंड कर पा रहे हैं। अमेंडमेंट टू APMC एक्ट, जो APMC एक्ट है उसमें भी प्रॉपर अमेंडमेंट लाए गए, जिसकी वजह से अब उसमें क्या था, APMC एक्ट में कि वो स्टेट के बियॉन्ड भी, अपने एरिया से बियॉन्ड भी वो चीज़ें बेच सकते हैं। ठीक है, अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, तो उसमें भी उनको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको इस रीजन में हुआ, जिसकी वजह से वो यहाँ पे फ्लरिश कर रहे हैं और यहीं पे सेटल होने के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटल होना चाहती हैं। नेक्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड R&D, क्षमता निर्माण और अनुसंधान एवं विकास। R&D क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द मैन पावर of in food processing industry in India is spearheaded by the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management। की कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे भी लोगों की तो ज़रूरत है ना काम करने के लिए। ठीक है, तो उनमें उनको इस तरीके से ट्रेन करने के लिए, उनकी कैपेसिटी को अच्छा करने के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सकें, एक इंस्टीट्यूट है, क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे अच्छी मैन पावर स्किल्ड लोग मिलते हैं जो अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, तो इसलिए क्या करती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ज़्यादा वहाँ पे जाती हैं। उसी तरीके से एक और इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर, जो कृषि की प्रोडक्टिविटी है और जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अच्छी करने में, इम्प्रूव करने में मदद करता है। वो कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज़ रिसर्च, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, लुधियाना पंजाब में। तो इस वजह से इसकी भी जो बेनिफिट लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ इस एरिया में सेटल होती हैं, इस एरिया में अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करती हैं।
तो ये गाइस हमने बहुत सारे फैक्टर्स की बात करी कि जिस वजह से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सेटअप होती हैं। कंक्लूजन में हम बताएंगे कि जो यूनियन लेवल पे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि 100% FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, ठीक है। तो उससे इनिशिएटिव्स यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ाने में। उसी के साथ मेगा फूड पार्क्स की स्कीम भी लाई गई है सरकार द्वारा, जिसमें कि वो वहाँ पे हेल्प करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं मनी, ठीक है, इंसेंटिव देते हैं। फूड फूड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंडर ये स्कीम लाई गई है। उसी के साथ साथ अब हमने यहाँ पे बेनिफिट्स की तो बहुत बात करी, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा देखो कितना भी है, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे हर चीज़ पे दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो रॉ मटेरियल की भी अवेलेबिलिटी क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें ऊपर नीचे जाती हुई देखने को मिलती हैं, ठीक है। और जो APMC एक्ट की हम बात कर रहे थे, उसका भी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, राइट। और या फिर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जो उसके अंडर मतलब जो फूड प्रोसेसिंग क्या के लिए स्कीम बनाती हैं, या जो मिनिस्ट्रीज़ उसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, जो भी काम करते हैं, अपनी रूलिंग्स देते हैं, तो वो मल्टीप्लाई मतलब बहुत सारी इस तरीके की मिनिस्ट्रीज़ है जो अपनी रूलिंग्स देते हैं, तो उस पर क्या हो जाता है, प्रॉपर तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता, या फिर फूड वैल्यू जो चेन है उसको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर तरीके से लॉज नहीं है। तो इस तरीके के हमें कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें हमें थोड़ा सा कवर अप करने की ज़रूरत है, ताकि हम फूड इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से हम अपनी कंट्री में बढ़ा पाए, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस गाइज। अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।